हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 8 है, जो हमारे रेमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षण है, उसी का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमने अब आज देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आज हम देखेंगे कि स्ट्रेटजीज क्या है। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेटजीज। रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटजीज क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की रणनीतियां क्या हैं। सबसे पहला जो इसमें है स्टूडेंट्स, कि जो हमारा पहला स्टेप है इसके अंदर इंडिविजुअलाइज्ड, जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है वो क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्य। इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, हम हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपने शिक्षण को, अपने टीचिंग को बहुत ही छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसके अंदर हम हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को उसके अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उसकी एक्टिविटीज को देखते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के बाद ही हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पर पहुंचते हैं। हर छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को जब हम बाइंड अप करते हैं तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनते हैं। उसके बाद हम उसकी एक्टिविटीज को देखते हैं, जो ग्रुप्स हैं वो उनको देखते हैं, जिन ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है स्टूडेंट्स को, क्या वो अच्छी तरह से वो उनकी जो टीचिंग है वो हो रही है, उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या अच्छी तरह से हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रही है, जिस तरह से हमने बनाया था, हमने प्लान किया था वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक्टिविटीज में कुछ कमी तो नहीं आ रही है। इस तरह से हम क्या करते हैं, सारा का सारा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और हर एक पार्ट को हमने, हर एक टॉपिक को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश की है। ठीक है जी। तो सेकंड हमारा है जो पीयर सपोर्ट प्रोग्राम है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम सहपाठी, सहयोगी कार्यक्रम, टाइप की जो टीचिंग होती है ये बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एक टीचर है, जो हम कहते हैं कि जो बेटर कर रहा है, जिसको अंडरस्टैंडिंग बेटर है जिसकी, उसको ट्रेन कर लेते हैं टीचर्स एज अ लीडर टीचर। ठीक है जी। जो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, जो हम कहते हैं
वेल बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे गुड स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक ही बार में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जो जिसको हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं, उनको हम क्या करते हैं, हमें पता है जैसे एक टॉपिक है, एक कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि 2-3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पहली बार में ही वो टॉपिक समझ आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एवरेज, जिन स्टूडेंट्स को हम एवरेज स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 2 या 3 बार में, क्योंकि कोई टॉपिक्स होते हैं मुश्किल भी होते हैं, 2 या 3 बार में उनके माइंड में सेट होते हैं, लेकिन कुछ उनसे भी पुअर होते हैं। तो हमने क्या करना है, जो पहली बार में समझने वाले हैं वो बोरिंग फील ना करें, उनको ये ना लगे कि जो हमारा जो क्लासरूम है उसके अंदर एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट किया जा रहा है और वो बहुत ही बोरिंग फील कर रहा है, जिससे उसका इंटरेस्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो बहुत हो सकता है कि वो क्लासरूम का माहौल खराब कर दे। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे उन स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं, पीयर्स टीचिंग के लिए उनको तैयार करते हैं, ताकि वो क्या कर सके कि हमारे जो दूसरे उसके सहपाठी हैं उनको वो टीच करें, उनको उनका जो लर्निंग है उनको उनके लेवल पर समझाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, एक तो जो सेल्फ डायरेक्टेड प्रोग्राम्स हम शुरू कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग जिससे हम कह सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कह सकते हैं कि इस तरह से कुछ सेशंस कंडक्ट किए जाए जिसमें क्या हो, स्टूडेंट्स बैठकर ग्रुप्स में बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। उससे क्या होगा, जैसे हमें अगर इस तरह से अरेंज कर दिया है क्लासरूम की सेटिंग्स को कि पीयर ग्रुप्स वाले अपने आप उनको दूसरों को समझा देंगे, इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं जो कई बार क्या होता है टीचर से पूछने में हिचकिचाते हैं कुछ क्वेश्चंस, वो अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अपने स्कूल मेट से पूछ सकते हैं, क्लासमेट से पूछ सकते हैं, अपने पीयर से पूछ सकते हैं, अपने पीयर फ्रेंड से पूछ सकते हैं, और उनको हिचकिचाहट नहीं होती है, हेजिटेशन नहीं होती है। लेकिन टीचर से पूछने को में उनको हेजिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो क्या उससे क्या होगा, वो अपने हर क्वेरी को पूछ सकते हैं। और जो हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने एज ए लीडर टीचर ट्रेन कर दिया है, उनके भी जो कंसेप्ट्स हैं और क्लियर होते जाएंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी और उनका कॉन्फिडेंस है, चाहे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है या जिनके हेल्प के लिए उनको ट्रेन किया गया है, चाहे वो हैं, दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग होती है और कॉमनली बहुत ही इजी होती है यूज करने के लिए। देन है रिवॉर्ड स्कीम। पुरस्कार योजना, इसके अंदर क्या है बच्चे, हमने क्या करना है, रिवॉर्ड्स रख लेने हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। जो स्कीम बनाई जाती है, जो ये रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए होती है। क्योंकि अगर हम हर एक क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर दें कि हाँ, अगर आप इतना अचीव कर लेते हो, इस लेवल तक अचीव कर लेते हो, तो आपको इस तरह का पुरस्कार दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स उससे क्या करते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और उस लेवल को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश भी करते हैं, मोटिवेट होते हैं। इस तरह के जो रिवार्ड स्कीम है बहुत ही यूजफुल होती है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और लर्निंग को बेटर करने के लिए। लेकिन रिवॉर्ड स्कीम के अंदर हमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर, जो टारगेट्स हैं वो क्लियर रखने हैं, हमें क्लियर सेट करने हैं। उसके बाद क्या हमें जो हमारा पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करने इस स्कीम के अंदर, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स हेल्प कर सके स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंडली क्या है, थर्ड वन क्या है कि हमें उस जो रिवॉर्ड स्कीम हमने बना दी है उसको रिव्यू और रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम हमने क्या करना है, उसको रिवाइज कर लेना है, ताकि उससे क्या है, मोटिवेशन बना रहे। अगर वही एक हम स्कीम चलाते जाएंगे तो हमारा जो कई बार स्टूडेंट्स का मोटिवेशन है वो कम भी हो जाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं,
कि अगर स्टूडेंट्स ने बना दिया जाता है कि हाँ, जैसे ये बोर्ड की क्लासेस के अंदर बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है कि अगर इतने मतलब इतना तक मार्क्स आते हैं, इतने आप टॉप के 200 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। आपको तो क्या होता है, आपका जो नाम है वो न्यूज़पेपर में आता है, आपकी स्नैप्स लगती हैं, आपको अवॉर्डेड किया जाता है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो उसके लिए वो क्या होता है, स्टूडेंट से बहुत मेहनत करते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी लर्निंग है जो इम्प्रूव हो जाती है। और क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीवेबल रखने हैं हमने, जो जिनको हम प्राप्त कर सके। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, छात्र हैं हमारे, वो उनके लिए प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। वो उनको प्राप्त करने में वो मेहनत तो करें, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल वो प्राप्त ही नहीं कर सकते। फिर क्या है, उनका इंटरेस्ट है वो डाउन होता जाएगा। जब एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रख देंगे कि हम कहें कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो वो तो उनका प्राप्त करने लायक ही नहीं है, तो फिर उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। अगर हम कहेंगे कि आप अगर क्लास के टॉपर बन जाते हैं, यानी कि आपकी इस टेस्ट में अगर मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, तो वो अचीवेबल है। लेकिन अगर हम कुछ और इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेट कर दें जो अचीवेबल ही नहीं है, तो वो उसके प्रति उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उस रिवॉर्ड्स के प्रति। ठीक है जी, तो हमने इन बातों का ध्यान में रखना है जब हमने रिवॉर्ड्स सेट करने हैं, रिवॉर्ड स्कीम को यूज करना है। ठीक है जी, उसके बाद में हैंडलिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स। छात्रों की व्यवहार संबंधी कठिनाइयों को संभालना। तो क्या है, जो स्टूडेंट्स की बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने बोला कि कुछ हैं कोड के गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, कुछ नोटी स्टूडेंट्स हैं, कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, कुछ हम कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जो भी बिहेवियर है, किसी भी कोई भी रीजन है, बिहेवियर से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको किसी को याद नहीं होता है, किसी को कंसंट्रेट नहीं होता है, किसी का मैथ में प्रॉब्लम है, किसी को जो है कैलकुलेशंस मुश्किल लगती हैं, किसी को एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं। ठीक है, तो किसी को अगर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, तो कोई स्टूडेंट होता है, जैसे हम अगर मैथ्स की बात करें, किसी को अलजेब्रा मुश्किल लगता है, किसी को कैलकुलेशंस मुश्किल लगती हैं, किसी को जो ज्योमेट्री मुश्किल लगती है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं। कई स्टूडेंट्स बहुत नोटी होते हैं, वो टिक नहीं सकते हैं। कई स्टूडेंट्स बहुत ही हम कहें उदासीन टाइप के होते हैं, जो बिल्कुल ही एक्टिव ही नहीं रहते हैं, पैसिव फॉर्म में रहते हैं। तो हमने सारे जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके उनसे जो भी उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, संभालना है थ्रू रेमेडियल टीचिंग। ठीक है जी, जैसे कि कुछ उनको उस हिसाब से हमने सिचुएशंस देनी है प्रोजेक्ट्स के रूप में, चाहे उनको उस तरह से टीचिंग देनी है। जैसे हम कह रहे थे विजिट करवा के, अगर उनको कम समझ में आता है, इस तरह से बोलने से समझ में नहीं आता है, तो विजिट करवाई जा सकती है। कुछ मूवीज कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं बनता है, बहुत ही मतलब इस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, तो उनको मूवीज वगैरह दिखाकर उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। उस टॉपिक को से रिलेटेड मूवीज को दिखाकर पिक्टोरियल फॉर्म में हम लेके जा सकते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट वे से हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को, जिससे क्या है स्टूडेंट्स को इजीली समझ आ जाए, उनकी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है वो ओवरकम हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी स्ट्रेटजीज, रणनीतियाँ।
इसके बाद आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है रेमेडियल टीचिंग की। तो इम्पोर्टेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लर्निंग है वो बेटर होती जाएगी, अधिगम है जो वो बेहतर होएगा, जिससे क्या होगा उनका प्रोग्रेस चार्ट है जो अपवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, जो उनका प्रगति चार्ट है वो क्या हो जाएगा ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है जी, इससे क्या होगा उनका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा, सेल्फ जो उनका कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा अब वो भी अपवर्ड चला जाएगा। स्टूडेंट्स मैं इसको इसलिए लिख कर नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सारा ही आपका पूरे टॉपिक में कवर होता है, इसलिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसकी इंपॉर्टेंस करेंगे। सबसे पहले बात है कि जो उनका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा। इंटरेस्ट क्रिएट होने से जो रुचियाँ हैं वो, क्योंकि हमने रेमेडियल टीचिंग यूज की है, हमने उनको होमोजीनियस ग्रुप्स में डाल दिया है या इस तरह की रणनीतियाँ यूज कर ली है जिससे वो इंटरेस्ट उनका क्रिएट होना शुरू हो जाता है, रुचियाँ उनको उस विषय के प्रति उनके अंदर रुचियाँ पैदा होती हैं। फिर सेकेंडली क्या है, जब रुचियाँ पैदा होंगी तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बेटर हो जाएगी, समझ है जो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जब समझ बढ़ेगी तो लर्निंग है हमारी बेटर होती जाएगी, अधिगम हमारा बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद है जब हमारा लर्निंग बेटर होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है अप चला जाएगा, हमारा जो आत्मविश्वास है जो बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या होगा हमारा प्रोग्रेस चार्ट भी अप चला जाएगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा, हमारा जो प्रगति चार्ट है जो वो भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिससे क्या होगा हम जो हमने ऑब्जेक्टिव्स फिक्स कर रखे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए या एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तो वो हम अचीव कर सकते हैं। इससे क्या होगा हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाएगी। तो ये सारा आपका है स्टूडेंट्स रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है, यहीं पे पूरा होता है। इसके बाद हम करेंगे इश्यूज इन असेसमेंट, जो डिफरेंट इश्यूज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। आशा है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपको रेमेडियल टीचिंग के दोनों ही पार्ट समझ आ गए होंगे। बस हमने इसको ये समझना है कि जो रेमेडियल टीचिंग है वो क्या है, एज ए हमने इस तरह का शिक्षण करना है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो भी हमने डायग्नोज कर ली हैं उनको हम क्या कर सके, उनका उपचार कर सके, उनको उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके, इस तरह का हमने शिक्षण अपनाना है। तो इसी के साथ हमारा रेमेडियल टीचिंग समाप्त होता है। आशा आपको समझ आया होगा बच्चे। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स।